चाय पीते पीते मीना सोचने लगी कि कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी हो जाएगी और एक छोटा सा मेहमान उसके आंगन में किलकारियां मारेगा। सोचने में मगन मीना चाय पीकर जब किचन में कप रखने गई, तभी डोरबेल बज उठी। सामने मीना का पति हितेश था। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मेरा मन नहीं किया काम पर जाने का, मीना ने जवाब दिया। और मीना इस आस से हितेश के पास खड़ी रही कि तबीयत खराब होने के बाद जानकर शायद वह परेशान हो उठेगा, गले से लगाकर प्यार से उसका हाल पूछेगा। मगर बिना कुछ कहे सुने जब वह हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया तो बुझे से मीना रसोई की ओर चल पड़ी। शादी के 4 साल बाद मीना मां बनने जा रही थी। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी, मगर हितेश कुछ खास खुश नहीं था। मीना अकेली ही डॉक्टर के पास जाती, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और कभी हितेश को कुछ कहती तो काम का बहाना बनाकर वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देता। वह बड़ी बेसब्री से दिन गिन रही थी। बच्चे के आने से हितेश को शायद कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, शायद उसके अंदर भी नन्ही जान के लिए प्यार उपजे। इसी उम्मीद से वह सब कुछ अपने कंधों पर संभाले बैठी थी। कुछ ही दिनों की बात है, बच्चे के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही सोचकर उसने काम पर जाना नहीं छोड़ा। जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसकी और हितेश की कमाई से घर मजे से चल रहा था। पार्लर की मालकिन मीना के हुनर की कायल थी। एक तरह से मीना के हाथों का ही कमाल था, जो ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। मीना के इस नाजुक वक्त में सैलून की मालकिन और बाकी लड़कियां उसे पूरा सहयोग देती। उसका जब कभी भी जी मचलता या तबीयत खराब लगती तो वह काम से छुट्टी ले लेती। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हितेश स्वभाव से रूखा। उसके अधीन 2-4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। एक दिन तीखे नैन नक्शों वाली डॉली नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज़ से प्रभावित होकर और कुछ उसके पिछले अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। हितेश के समझदार होने के कारण उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी हितेश पर ही थी। डॉली उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज़्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा होता है। अब तक के अपने अनुभव से वह जान चुकी थी कि किस तरह की अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई डॉली कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समझ गई कि हितेश उस पर फिदा है। फिर इस बात का वह भरपूर फायदा उठाने लगी। डॉली का जादू हितेश पर चला तो वह उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहने लगा। डॉली बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती जिन्हें हितेश दूसरे लोगों से करवाता। अक्सर बेवजह छुट्टी लेकर मौज मस्ती करने निकल पड़ती। उसे बस उस पैसे से मतलब था जो उसे नौकरी से मिलते थे। साथ में काम करने वाले हितेश के दबदबे की वजह से डॉली की हरकतों को नज़रअंदाज कर देते। अपने यवन और शौक अदाओं के बल पर डॉली हितेश के दिल और दिमाग में पूरी तरह उतर गई। उसके और हितेश की नज़दीकियां बढ़ने लगी। काम के बाद दोनों कहीं घूमने निकल जाते। उसे खुश करने के लिए हितेश उसे महंगे गिफ्ट देता। आए दिन किसी 5 सितारा होटल में लंच या डिनर पर ले जाता। हितेश का मकसद डॉली को पूरी तरह से हासिल करना था और डॉली भी खूब समझती थी कि क्यों हितेश उसके आगे पीछे भंवरे की तरह मंडरा रहा है। पहले हितेश ऑफिस से घर जल्दी आता था तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक मीना उसका इंतज़ार करती रहती और फिर अकेले ही खाकर सो जाती। कुछ दिनों से हितेश के रंग ढंग बदल गए थे। ऑफिस में भी सज धज कर जाता। उधर इन सब बातों से बेखबर मीना नन्हे मेहमान की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमट कर छोटी हो गई थी। एक रोज़ धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त उसे हितेश की पैंट की जेब से मूवी के 2 टिकट मिले। उसे थोड़ी हैरानी हुई। हितेश फिल्मों का शौकीन नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो मीना ही जबरदस्ती उसे खींच ले जाती। उसने हितेश से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वह कुछ शक पका गया। फिर तुरंत संभल कर उसने बताया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के कहने पर वह चला गया था। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन हितेश के बटुए में मीना को सुनार की दुकान की एक रिसिप्ट मिली।
मीना ने हितेश के घर लौटते ही उस पर सवालों की बौछार कर दी। डॉली को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए हितेश ने एक गोल्ड रिंग बुक करवाई थी, लेकिन किसी शातिर अपराधी की तरह हितेश उस दिन सफेद झूठ बोल गया। अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देकर उसने मीना को यकीन दिला दिया कि उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए ही पर्ची उसके पास रखवाई है। इस घटना के बाद हितेश कुछ सतर्क रहने लगा, अपनी जेब में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। मीना की डिलीवरी का समय नज़दीक था। हितेश ने उसके जाने का इंतज़ाम कर दिया। मीना अपनी माँ के घर चली आई। अपने मायके पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मीना ने एक बेटी को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दिन रात नन्हे मधुर के साथ बीतने लगे। 4 दिन मीना और बच्चे के साथ रहकर हितेश ऑफिस में ज़रूरी काम की बात कहकर लौट आया। मीना के ना रहने पर वह बिल्कुल आज़ाद पंछी था। अब उसकी और डॉली की प्रेम लीला परवान चढ़ रही थी। ऑफिस में लोग उनके बारे में दबे छिपी बातें करने लगे थे, मगर हितेश को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह हर हालत में डॉली का साथ चाहता था। कुछ महीने बीते तो मीना ने हितेश को फ़ोन करके बताया कि वह अब घर आना चाहती है। जवाब में हितेश ने मीना को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। मीना को हितेश की बात कुछ जची नहीं। हितेश उसे लेने नहीं आया तो उसने हितेश को बताए बिना खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मीना को फिक्र होने लगी। आज तो संडे है, ऑफिस नहीं गया होगा और दरवाजे पर ताला भी नहीं है। इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है। तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उसे दरवाज़ा खोलने में। वह सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में संभाले वह अनमनी सी खड़ी थी। खटाकर दरवाज़ा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की को अपने घर में देख मीना हैरान रह गई। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही डॉली बिजली की तेजी से वापस अंदर चली गई। हितेश ने मीना को यूं इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा और घर में एक पराई औरत अपने गैर मौजूदगी में देख मीना का माथा ठनका। गुस्से में पूछा, कौन है यह? यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? हितेश ने डरते हुए कहा कि यह मेरे साथ काम करती है। यह बताने के साथ ही उसने मीना को एक झूठी कहानी सुना डाली कि किस तरह डाली इस शहर में आई है। रहने की कोई ढंग की जगह ना मिलने की वजह से वह उसकी मदद इंसानियत के नाते कर रहा है। तो तुमने मुझे यह फ़ोन पर क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि हमारे साथ कोई रह सकता है या नहीं? यह आज ही तो आई है और मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने आकर मुझे चौंका दिया। और देखो ना, मुझे तुम्हारे और मुन्ने की कितनी याद आ रही थी। हितेश ने उसकी गोद से लेकर मधुर को सीने से लगा लिया। मीना का शक अभी दूर नहीं हुआ था कि तभी डॉली बेहद मासूम चेहरा बनाकर उसके पास आ गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी मजबूरी देखकर इन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा। मैं आज ही किसी होटल में चली जाती हूँ। हाँ, तो इस शहर में बहुत से वुमेन हॉस्टल भी तो हैं, तुमने वहाँ पता नहीं किया क्या? मीना ने पूछा। जी है तो सही, लेकिन सब जगह किसी जान पहचान वाले की गारंटी चाहिए और यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। हितेश और डॉली अपनी मक्कारी से मीना को शीशे में उतारने में कामयाब हो गए। मीना उन दोनों की तरह चालाक नहीं थी। डॉली के अकेले औरत होने की बात से उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी जाग उठी। उनका गेस्ट रूम खाली था तो उसने डॉली को कुछ दिन रहने की इजाज़त दे दी। हितेश का तो जैसे चेहरा खिल गया। एक ही छत के नीचे पत्नी और प्रेमिका दोनों का साथ उसे मिल रहा था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब मर्द समझने लगा। मीना के आने के बाद हितेश और डॉली के प्रेम लीला में थोड़ी रुकावट तो आई, पर दोनों अब होशियारी से मिलते जुलते कोशिश होती कि ऑफिस से भी अलग अलग समय पर निकले ताकि किसी को शक ना हो। मीना के सामने दोनों ऐसे पेश आते जिससे उनका रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित हो। मीना घर की मालकिन थी तो हर काम उसकी मर्जी से होता था। थोड़े अंतराल बाद डॉली उसकी स्थिति की तुलना खुद से करने लगी थी। उसके तन मन पर हितेश अपना हक जताता था, मगर उनका रिश्ता कानून और समाज की नज़रों में नाजायज ही था। ऑफिस में वह सबके मनोरंजन का साधन थी। सब उसे चहल भरे लहजे में बात करते थे।
उनकी आंखों में डाली को अपने लिए इज्जत कम और हफ्स ज्यादा दिखती थी। समाज में पत्नी का दर्जा क्या होता है, हितेश और मीना के साथ रहते हुए उसे इस बात का अंदाजा हो गया था। मीना की जो जगह उस घर में थी, वह जगह अब डॉली लेना चाहती थी। वह सोचने लगी, आखिर कब तक हितेश की खेलने की चीज बनकर रहेगी। कभी ना कभी तो हितेश इस खिलौने से उब जाएगा। डॉली को अब अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी। हितेश के पास अहदा और पैसा दोनों थे। उसके साथ रहकर डॉली को अपना फ्यूचर सुनहरा लग रहा था। उसने अब अपना दाम फेंकना शुरू कर दिया। वह हितेश पर मीना को तलाक देने का दबाव डालने लगी। साठ दिमाग हितेश को घर वाली और बाहर वाली दोनों का सुख मिल रहा था। वह शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। उसने डॉली को कई तरीकों से समझाने की कोशिश की तो वह जिद पर अड़ गई। उसने हितेश के सामने शर्त रख दी कि या तो वह मीना को तलाक देकर उससे शादी करे या फिर वह सदा के लिए उससे अपना रिश्ता तोड़ लेगी। हितेश ने डॉली से कुछ दिन की मोहलत मांगी। एक रात मीना की नींद अचानक खुली तो उसने पाया हितेश बिस्तर से गायब है। मीना को बातचीत की आवाजें सुनाई दी तो वह कमरे से बाहर आ गई। आवाजें डॉली के कमरे से आ रही थी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। उसने देखा कि दोनों एक साथ लेटकर मूवी देख रहे थे। उस दृश्य ने मीना को जर कर दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ देर और वहां रुकने की। जैसे गई वैसे ही उल्टे पांव कमरे में लौट आई। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसकी नाक के नीचे यह सब हो रहा था और वह बेखबर रही। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतना बड़ा विश्वासघात किया दोनों ने उसके साथ। मीना के दिल में नफरत का जवार बाटा उछल मार रहा था। उसके आंसू पोंछने वाला वहां कोई नहीं था। दिमाग में बहुत से विचार कुल बुलाने लगे। अगर अभी कमरे में जाकर दोनों को जलील करे तो उसका मन शांत हो और फिर वह हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि वह क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहाँ से जाएगी तो डॉली, जिसने उसके सुहाग पर डाका डाला। अपने सोते हुए बच्चे पर नजर डालकर मीना ने खुद को किसी तरह संयत किया और फिर एक फैसला ले लिया। मीना को नींद में बेखबर समझ बड़ी देर बाद हितेश अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी सुबह जब डॉली ऑफिस के लिए निकल रही थी तभी मीना ने उसका रास्ता रोक लिया। बोली, सुनो डॉली, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। मीना की आंखों में उसके लिए नफरत के शोले ददक रहे थे। या क्या कह रही हो तुम? डॉली कहीं नहीं जाएगी, हितेश ने बीच में आते हुए कहा। मैंने बोल दिया, इसे जाना ही होगा। हितेश का सहयोग पाकर डॉली खड़ी हो गई तो मीना के तन बदन में आग लग गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। डॉली की टाई देखकर मीना से रहा नहीं गया। गुस्से की ज्वाला में उबल दी मीना ने डॉली की बांह पकड़ उसे लगभग धकेल दिया। तभी एक जोरदार तमाचा मीना के गाल पर आ पड़ा। वह सुन्न रह गई। एक दूसरी औरत के लिए हितेश उस पर हाथ उठा सकता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आई। हितेश के रूप में एक अजनबी वहां खड़ा था, उसका पति नहीं। किसी जख्मी शेरनी सी गुर्राकर मीना बोली, सब समझती हूँ मैं, तुम इसे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? मर्यादा की सारी हदें तोड़ते हुए हितेश ने मीना के सामने ही डॉली की कमर में हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो, अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई। तो अब यह भी सुन लो, मैं डॉली से शादी करने वाला हूँ और यह मेरा अंतिम फैसला है। मीना रह गई। उसे यकीन हो गया हितेश अपने होशो हवास में नहीं है। जो कुछ किया दरा है डॉली का है। तुम अपने होश में नहीं हो हितेश, यह हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। हितेश ने बिना किसी लाग लपेट के दो टुक जवाब दे दिया। मीना अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। हितेश और डॉली एक पलड़े में थे और उनका पलड़ा इस समय भारी था। जिस आदमी के साथ ब्याह कर वह इस घर में आई थी वही अब उसका नहीं रहा तो उस घर में उसका हक ही क्या रह जाता है। बसी बसाई गृहस्थी अब उजड़ चुकी थी। हितेश ने जब तलाक का नोटिस भिजवाया तो मीना की माँ और भाई का खून खौल उठा। वह किसी भी कीमत पर हितेश को सबक सिखाना चाहते थे, जिसने मीना की जिंदगी से खिलवाड़ किया। रह रह कर मीना को वह थप्पड़ याद आता जो हितेश ने उसे डॉली की खातिर मारा था।
मीना के दिल में हितेश की याद तक मर चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में घर वालों को समझा बुझा लिया और तलाकनामे पर हाँ की मुहर लगा दी। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी उसे कफन पहनाना बाकी था। वक्त ने गम का बोझ कुछ कम किया तो मीना अपने आप में लौटी। अपने घर वालों पर मोहताज होने के बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला लिया। मीना दिल कड़ा कर चुकी थी। नन्ही जान को अपनी माँ की देख रेख में छोड़ वह उसी शहर में चली आई जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। सीने में धधकती आग लेकर मीना ने अपने को काम के प्रति समर्पित कर दिया। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आने लगी। ब्यूटी सैलून में उसके हाथों के हुनर के ग्राहक कायल थे। उसे अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही मीना ने नौकरी छोड़ दी। अब वह खुद का काम शुरू करना चाहती थी। अपने बेटे के आते ही वह तड़प उठती। वह उसे अपने पास रखना चाहती थी, मगर फिलहाल उसे किसी ढंग की जगह की जरूरत थी जहां वह अपना सैलून खोल सके। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर मीना को हितेश से जो रुपए मिले उनमें अपने कुछ जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने सैलून के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर रोहन से हुई, जिसने मीना को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगह दिखाई। असमंजस में पड़ी मीना जब कुछ तय नहीं कर पाई तो रोहन ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशी जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया तो मीना रोहन की एहसानमंद हो गई। रोहन के प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के पास ही मीना का सैलून खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद उनका साथ उठना बैठना भी हो गया। रोहन मीना के अतीत से वाकिफ था, बावजूद इसके वह कभी भी भूल से भी मीना को पुरानी बातें याद नहीं करने देता। उसकी हमदर्दी भरी बातें मीना के टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी में मानो हंसने मुस्कुराने का बहाना दे दिया था। दोस्ती कुछ गहरे हुई तो दोनों की शाम साथ गुजरने लगी। शहर में अकेले रह रही मीना पर कोई बंदिश नहीं थी। वह जब चाहती तब रोहन से मिलती। एक दिन रोहन से मीना ने पूछा, रोहन, हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? क्या कोई भविष्य है इस रिश्ते का? रोमानी ख्यालों में डूबा रोमन एक पूछे गए इस सवाल से चौंक गया। बोला, जब तक तुम चाहो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मीना खुद तय नहीं कर पा रही थी कि इस रिश्ते का कोई अंजाम भी है या नहीं। जब रोहन ने उसे बताया कि उसके घर वाले पुराने विचारों के हैं तो मीना को यकीन हो गया कि उसके तलाकशुदा होने की बात जानकर वह रोहन के साथ उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करने वाले। कल का डर मन में छिपा था, मगर अपने वर्तमान में वह रोहन के साथ खुश थी। रोहन की बाइक पर उसके साथ सटक बैठी मीना को एक दिन जब हितेश ने बाजार में देखा तो वह नाग की तरह फुफकार उठा। मीना अब उसकी पत्नी नहीं थी। यह बात जानते हुए भी मीना का किसी और मर्द के साथ इस तरह घूमना फिरना उसे नागवार गुजरा। उसकी कुटिल मानसिकता यह बात हजम नहीं कर पा रही थी कि उसकी छोड़ी हुई औरत किसी और मर्द के साथ गुलशरे उड़ाए। घर आकर हितेश बहुत देर तक उत्तेजित होता रहा। मीना उस आदमी के साथ कितनी खुश लग रही थी, उसे यह बात रह रहकर मार रही थी। डॉली से शादी करके उसके मन को संतुष्टि तो मिली, लेकिन डॉली मीना नहीं थी। शादी के बाद भी डॉली पत्नी ना होकर प्रेमिका की तरह ही रहती थी। घर के कामों में बिल्कुल फूहड़ थी। उसके फिजूल खर्ची से हितेश अब परेशान रहने लगा था। कभी उस पर जुंझला उठता तो डॉली उसका जीना हराम कर देती, यहाँ तक कि तलाक और पुलिस की धमकी दे देती। अब हितेश का इश्क का भूत जल्द ही सर से उतर गया। मीना के साथ शादी के शुरुआती दिनों की कल्पना करके हितेश के मन में बहुत से विचार आने लगे। वह एक बार फिर मीना के संग के लिए उत्सुक होने लगा। किसी तरह मीना के घर और सैलून का पता लगाकर एक दिन वह मीना के फ्लैट पर आ गया। एक अरसे बाद अचानक उसे सामने देख मीना चौंक उठी कि हितेश को आखिर उसका पता कैसे मिला और अब यहाँ करने क्या आया है यह। कैसी हो मीना? बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रही। हितेश ने उसे भरपूर नजरों से घूरा। मीना सज सवर कर रहती थी ताकि उसके सैलून में ग्राहकों का आना बना रहे। अब वह आधुनिक फैशन के कपड़े भी पहनने लगी थी। सलीके से कटे बाल और आत्मनिर्भरता के भाव उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे।
उसका रंग रूप भी पहले की तुलना में निखर आया था। कांच के मानिंद टूटे दिल के टुकड़े बटोर उसके हाथ लहू लुहान भी हुए थे, मगर उसने अपनी हिम्मत कभी टूटने नहीं दी। वह अब जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकती थी। तो फिर हितेश क्या चीज थी? किस काम से आए हो? उसने बेहद उपेक्षा भरे लहज में कहा। उसकी बेखौफ देख हितेश जल बुन गया, लेकिन फौरन उसने पलटवार किया। मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तुमने मुझे मेरे बेटे से ही अलग कर दिया। आज अचानक तुम्हें बेटे पर प्यार कैसे आ गया? इतने दिनों में तो एक बार भी खबर नहीं ली उसकी। एक छोटी सी मुस्कुराहट मीना के अधर पर आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं मधुर से प्यार नहीं करता? बाप हूँ उसका। जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तो तुम अब हक जताने आए हो? कानून ने तुम्हें बेशक हक दिया है, मगर वह मेरा बेटा है। मीना ने कहा। बेटे से मिलना बस एक बहाना था। हितेश के लिए तो उसे मीना के साथ की चाह थी। बोला, सुनो मीना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो। हितेश के तेवर अचानक नमर पड़ गए। उसने मीना का हाथ पकड़ लिया। तभी एक झन्नाकेदार तमाचा हितेश की गाल पर पड़ा। मीना ने बिजली की फुर्ती से फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। हितेश का चेहरा तमतमा गया। इस खातिरदारी की तो उसे उम्मीद नहीं थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही मीना गुर्राई। आज के बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह मत बोलो कि तुम अब मेरे पति नहीं हो और एक गैर मर्द मेरा हाथ इस तरह नहीं पकड़ सकता। समझे तुम? अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसे एक बद्दी सी गाली देकर हितेश बोला, सती सावित्री बनने का नाटक कर रहे हो? किस किस के साथ अय्याशी करती हो सब जानता हूँ। अगर उनके साथ तुम खुश रह सकती हो तो मुझ में क्या कमी है? मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सारे शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। और फिर मीना को बदनाम करने की धमकी देकर हितेश वहां से चला गया। कितना कुछ तो हो चुका था। मीना की सहन शक्ति जवाब दे गई थी। वह तकिए पर सिर रखकर खुद पर रोती रही। जुल्म उस पर हुआ, लेकिन कसूरवार उसे ही ठहराया जा रहा था। इस मुश्किल की घड़ी में उसे रोहन की जरूरत होने लगी। उसके प्यार का मरहम उसके दिल को सुकून दे सकता था। उसने अपने फ़ोन पर रोहन का नंबर मिलाया। कई बार कोशिश करने पर भी जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो वह अपना पर्स उठाकर उससे मिलने चल पड़ी। हितेश किसी भी हद तक जा सकता था, यह मीना को यकीन था। वह चुपचाप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी हुई तो उसके सैलून के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। वह रोहन से मिलकर इस मुश्किल का कोई हल ढूंढना चाहती थी। क्या पता उसे पुलिस की भी मदद लेनी पड़े। रोहन के आपस में ताला लगा देखकर वह निराश हो गई। रोहन उसके एक बार बुलाने पर दौड़ा चला आता था, फिर आज उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। उसे याद आया जब वह पहली बार रोहन से मिली थी तो उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। उसने पर्स टटोला, कार्ड मिल गया। ऑफिस और घर का पता उसमें मौजूद था। उसने पास से गुजरते ऑटो को हाथ देकर रोका और पता बताया। धड़कते दिल से मीना ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक आंटी ने दरवाज़ा खोला। शायद यह रोहन की माँ थी। मीना ने उनसे रोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? जी मीना। अच्छा बेटी तुम हो? मीना आओ आओ अंदर आओ। सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वह भागकर किचन की ओर चल पड़ी। यह सब मीना को थोड़ा सा अटपटा लगा। वह बैठकर घर का एक एक कोना निहारने लगी। तब से आंटी आ गई। लो बहू, पहले यह मिठाई खाओ और यह पानी पियो। बहू, मीना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसका मतलब रोहन ने सब बता दिया है। लेकिन आंटी के अलावा उस घर में कोई नहीं था। आंटी के पति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ना ही सिंदूर लगाया था और ना ही कोई श्रृंगार किया था। तभी आंटी बोल पड़ी, मीना, कल रात को ही रोहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बतलाया। मीना जमीन की ओर ताकने लगी। मीना, मुझे तुम्हारे तलाकशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मधुर से। मीना अचंभित होकर सुन रही थी। तभी उन्होंने आगे कहा, 30 साल पहले मेरा भी वही हाल हुआ जो तुम्हारा हुआ था, लेकिन मैंने अपने पति को छोड़ा था। उसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, ना ही मैंने दूसरी शादी की। लेकिन आज सोचती हूँ रोहन के सिर पर एक पिता का साया होना जरूरी था। कल बीत गया लेकिन आज मेरे सामने है। जब मुझे पता चला रोहन और तुम्हारा रिश्ता, तभी मैंने ठान लिया कि इस घर की बहू तो तुम ही बनोगी। तभी बेडरूम से रोहन को निकलता देख मीना हैरान हो गई।
मतलब रोहन ने ही सारी प्लानिंग की थी ताकि मैं आंटी से मिल सकूं। मैडम, तो कब की शादी की डेट रखें? रोहन ने पूछा। तो मीना शर्म से लाल हो गई। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।